अब राज साहब को पहले बात करनी है। आप कर लीजिए, फिर आप इसमें। अच्छा, मैं अपना हमेशा साहब आपकी इजाज़त से जिस तरफ हम जा रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि हर बंदा जो मौजूद कलाम लिख लेता है वो तख्लीक की किसी न किसी सतह पर फायज हो जाता है। मुझे इससे इख्तलाफ है। अच्छा, क्योंकि वो हम कहेंगे हल्का तख्लीकार है या बड़ा तख्लीकार है। मेरा ख्याल है कि हम उस अहद में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे प्योर क्राफ्ट से, होशियारी से, कनिंगनेस से और मक्कारी से आप एक मौजू कलाम बना सकते हैं। जब वो मौजू आ गया तो इसका मतलब है कि हम अगर जो ये डिफाइन कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं तो फिर वो तख्लीकार बन गया और तख्लीक के किसी सतह पर फायज होगा। आप किस हैसियत से, देखिए ना मेरी गुजारिश सुने, आप किस हैसियत से किसी मिसरे में नज़म करने वाले आदमी को कनिंग कह सकते हैं? नहीं, मैं अभी उसे कनिंग नहीं कर रहा। कनिंग मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं एक देखें सारों को तो कनिंग में कह नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि देयर इज एन एग्जाम्पल। चले मैं एक और मिसाल देता हूँ। एक बंदा वो खरीदारी करता है, एक एबनॉर्मेलिटी है जिसको कहते हैं कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। वो जाके खरीदारी करता है अपनी एबनॉर्मेलिटी की वजह से और वो हर सूरत में पैसे खर्चता है और रायगानी करता है और उसके बाद वो विशियस सर्कल डिप्रेशन में चला जाए, सुसाइड भी कर सकता है। पैसा खर्च, सेटिस्फेक्शन उसे है कोई नहीं, पीछे उसका प्रॉब्लम कोई और है। मैं कंपल्सिव राइटिंग की बात कर रहा हूँ। वो कंपल्सिव राइटिंग जो उसको उस फन के, जिस हुनर की हम बात करते हैं, उसको स्किल को सीखने के बाद उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और एक मौजू का नाम दे रहा है। सुनिए, मैं हर बंदे पे ये लागू नहीं कर रहा। तो इनमें से हम में से वो लोग होंगे जो नहीं, मैं बात खत्म करने लगा। आप ये फरमाइए ना, वो नुकसान किसका कर रहा है? एक ऐसा आदमी जो खर्च कर रहा है, क्या नुकसान कर रहा है? किसका नुकसान? जमालियात का, एस्थेटिक्स का, ऑनेस्टी का, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो का तजावुज कर रहा है तख्लीक के उन बुनियादी अनासर से जो इंसान के इमोशंस के साथ वाबस्ता है। हमारा मसला ये कर भी ले, कोई बात नहीं। हम ये बात कर रहे हैं कि जब ये मौजू हो रहा है तो नुकसान तो इसमें होंगे। कारी का भी नुकसान हो सकता है, उसका भी टाइम ज़ाया हो सकता है। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि सनत, हुनर और स्किल का एक वो तनासुब जो एक तख्लीक को तख्लीक बनाता है, मेरा जोर उस पे है। लेकिन हम उस अहद में हैं जहां फिर मैं दोहराऊंगा कि वो कनिंगनेस हमारे अंदर आ सकती है और वो मौजूद है सोसाइटी में, समाज में, उस हुनर को सीखने के बाद कि वो शायरी के उस जमालियाती एस्पेक्ट को जो नेचुरल है, जो नेचर के करीब है, जो जज्बात के करीब है, वो उसकी तरफ आएगा। और इसकी मिसाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। इंटेलिजेंट वो भी है, आप उससे इंटेलिजेंटली एक नज़म लिखवा सकते हैं। उस नज़म को आप किस दर्जे में रखेंगे? वो शख्स उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेमुल बदल है। मैं उसका कंपैरिजन उससे करूंगा जो नॉन ह्यूमन है, जिसको हम ह्यूमनॉइड कहते हैं। जो रोबोट आ गई हैं, खवातीन आ गई हैं, आप उनसे शादी कर सकते, आप तो नई चीजें आ गई हैं कि जिसके अंदर वो लड़ेगी नहीं आपसे, आपके घर रहेगी, चाय बनाएगी, सेक्सुअली भी आप उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो ह्यूमनॉइड होने वाला प्रोसेस है, इसी तरह पोएटाइज होने वाला जो प्रोसेस है, मैं उसको उससे कंपैरिजन करना चाहता हूं कि ह्यूमनॉइड हुआ है आर्टिफिशियली, ये पोएटाइज हुआ है आर्टिफिशियली। इसके और उसके दरमियान डिफरेंस यहीं पे होगा, ये डिफरेंस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ये कहें कि जी हर वो बंदा जो मौजू लिख लेता है आप उस पर डाउट ना करें, उसकी शायरी तख्लीक बताएगी। अब आगे बात को ऑडियंस कौन सी, उसका रीडर कौन है, यकीनन इस पे इख्तलाफ भी रहेगा और ये गुफ्तगू रहेगी कि कौन सा रीडर है जो ये तय करेगा कि ये शायर जो है ये पोएटाइज हुआ है, वो वाला ह्यूमनॉइड वाला, और ये शायर नेचुरल है। इस पे तो आपने करना है। लेकिन हमें शायरों के यहाँ इस चीज की एग्जेजरेशन, सनत की और ईंटें ढोने की और ये जो हुनर है स्किल की, इसकी एग्जेजरेशन पाई जाती है जहां वो कंपल्सिव रुख अख्तियार कर लेता है और उसका नेट रिजल्ट तख्लीक का कुछ नहीं बनता, जिससे हज़ हमें नहीं मिलती। मैं उन लोगों में से हूं तो मैं तो अपनी नुमाइंदगी करूंगा और जब मुझे ये मिलती, मुझे नहीं पता सही साधु का ये गुफ्तगू आई कहां से है, लेकिन सनत, स्किल और हुनर का वो एग्जेजरेटेड इस्तेमाल जो पोइट्री को पोइटाइज तो कर देता है, मौजू तो कर देता है, लेकिन असर वर्सिफाई कर लें, असर खो देता है। और उसके अंदर भी फिर इसके बाद थ्योरीज डेथ ऑफ ऑथर की भी आ चुकी है कि जी वो तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करके माने निकाल लेगा और शायर के हाँ शायद कोई माना ना हो। चले जी जनाब। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था, कुछ गर्म हो गई वैसे माशाल्लाह। अच्छा, वो आपने जो मिसाल दी ना, क्रिकेटर की मिसाल दी कि उसके बाल उसको टच करती है फॉर फ्यू सेकेंड्स और फिर वो आगे निकल जाता है, तो क्या ये उसको जरूर होगा? तो इससे बात थोड़ी कंफ्यूज भी जो हो रही थी वो वाज़ेह हुई है। क्रिकेटर के पीछे एक उसकी मेहनत खड़ी हुई है कई बरसों की, और जिस शख्स की तख्लीककार की मैं बात कर रहा था वो ये नहीं कि आज रात वो इत्तफाकी तख्लीककार बन गया हो, उसके पीछे भी उसकी रियाजत खड़ी हुई है। पता नहीं उसने हजारों मुसव्वदे, सैकड़ों मुसव्वदे लिखे होंगे तो फिर वो नसर लिखने की तरफ का उसका एक मैर। कहने का भी मतलब ये था कि जब आप पहली दफा जो लिखते हैं वो ठीक होता है तो उसकी वजह ये होती है कि आपने बहुत कुछ लिख के पहले से होता है ना कि जब मैं उस शख्स की बात कर रहा था
जो उस सांचे में ढला हुआ है। एक शायर है, वो शायरी करता आ रहा है। तो फिर अगर ये जो बातें अभी हो रही थी कि जब हम हुनर को और तख्लीक को आपस में मिक्स कर रहे थे, संदेली साहब ने मिसाल दी तबले की। अब तबला बनाना तख्लीक है, तबले को बजाना हुनर है, ये दो चीज़ें। तो इसमें ये बातें जो तनासुब वाली बात की है अबरार साहब ने, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी तख्लीककार की बात करते हैं, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि वो एक अरसे से काम ये कर रहे हैं और वो उस पर पूरा हावी है। शायर है तो शायर है, मुस्तनिद शायर है। यहाँ तक हम पहुंचे कि बुनियादी तौर पर इन्हीं तीनों चीजों का तनासुब तख्लीक है। हाँ, जैसे कि ये बात हुई ना, अब उसमें ना हुस्न तनासुब की बात जब होती है, फर्ज करें एक साहब हैं, वो कहते हैं जो तखय्युल पर बर्तरी हासिल है उसको, कि आप उसे किस तरह सनतकारी करते हैं, किस तरह उसकी सनाई में जाते हैं, या किस तरह आप उसको मांझते रहते हैं। मैं जो है, मेरे नज़दीक जो तखय्युल है उसका जो नयापन है वो उसकी प्रायोरिटी है, पहला नंबर। अब जो आदमी उस तखय्युल को बरत सकता है तो वो हुनरमंद है, तो बरत सकता है ना। मैं किसी लेमैन की बात नहीं कर रहा। अभी वो बात हुई, किसी गायकी की बात हुई, और हमीद भाई ने लेयर्स की बात की है कि पसंद करने वालों की लेयर्स होती हैं। अब मेहदी हसन को पसंद करने वालों की लेयर वो नहीं है जो अताउल्लाह ईसा खेलवी को सुनता है। अब वो अताउल्लाह ईसा खेलवी की कबूलियत कब बनी कि जब उसके सुनने वाले पहले से मौजूद थे और उन्होंने उसे कबूल कर लिया। मेहदी हसन को सुनने वाली एक और क्लास है, पठाने खां को सुनने वाली और क्लास है, नूरजहां को सुनने वाली और क्लास है। तो सोसाइटी के सेगमेंट्स ने, अब तमाम लोग म्यूजिक सुनने वाले हैं, तमाम के वो कनरस कहते हैं ना, वो तमाम के लोग वो हैं जो म्यूजिक का ज़ौक रखते हैं। लेकिन उसके फिर अंदर बारीकियां चली जाती है कि कौन पठाने खां को पसंद करता है, कौन मेहदी हसन को पसंद करता है, कौन किसे पसंद करता है। तो जब हम शायरी में या नसर में किसी तख्लीककार की बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं कि जो अपने हुनर में हावी है, अपने हुनर पर, उस हुनर आता है शेर कहने का भी, नसर कहने का भी। फिर हम देखते हैं कि कबूलियत किसे मिल रही है, जो कबूलियत की बात मैंने की थी कि अब कबूलियत का जो उस पर बात हो गई, अथॉरिटी की बात हो गई। अब मेहदी हसन को उनकी बात हुई जाएगी थी, उनको जो अताउल्लाह ईसा खेलवी को कबूलियत किसने दी, अब हमीद शाहिद साहब को कबूलियत किसने दी, संदेलवी साहब की नज़में इनका कबूलियत किसने दी। क्या इन्होंने किसी को अथॉरिटी डेलीगेट तो नहीं की थी। मैंने इनको पढ़ा, मैंने हमीद भाई को पढ़ा, मैंने अबरार साहब को पढ़ा, मैंने आपको देखा, रहमान साहब की। तो इनका वो जो शेर दिल को छू लेता है, जो बेसाख्ता होता है और छू लेता है, तो दिल को लगता है, और उनका जो कद काट वो बढ़ता चला जाता है। तो मैं तखय्युल को पहला नंबर पे रखता हूँ, और तखय्युल को वो शख्स बरतेगा जिसे हुनर आता है बरतने का, जिसे सनत आती है। लेकिन अगर वो अपने तखय्युल के पीछे पड़ जाएगा कि इसको मैं यूं कर लूँ, यूं कर लूँ, यूं कर लूँ, तो फिर वो तख्लीक को बर्बाद कर देगा।